Lewandowski goes for it again! And then Ronaldo! Oh, it's Messi! Aguero! How's it going guys? It's Divyanshu. Welcome back to another episode of Daily News। और इस एपिसोड में मेरे पास आपके लिए फुटबॉल से रिलेटेड काफी सारी अपडेट हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ यार, आने वाले टाइम में जो यूरोपियन चैंपियनशिप्स है उसके रिगार्डिंग भी जो प्रीव्यू और रिव्यू वीडियो करेंगी वो चैनल पे अपलोड हो जाएंगी। बाकी अब बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपनी पहली अपडेट से, और ये अपडेट है प्रीमियर लीग के क्लब टॉटनहम हॉटस्पर से। तो यार मैं अपने पिछले कुछ 3-4 वीडियो से आपको ये अपडेट देता आ रहा हूँ कि जो टॉटनहम के जो मैनेजर्स को लेकर रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी है, अब कहीं ना कहीं उसमें बार बार चेंज आ रहे हैं। जो मैनेजर्स हैं कभी कभार वो रिजेक्ट कर देते हैं, और कभी कभार जो मैनेजर्स अवेलेबल होते हैं वो कहीं ना कहीं टॉटनहम को सूट नहीं करते। बट जो दो बड़े मैनेजर्स थे कहीं ना कहीं मॉरिशियो पोचेटिनो और नूनो एस्पिरिटो सैंटो, उसमें सबसे पहले नूनो हट गए, और उसके बाद जब मॉरिशियो पोचेटिनो की स्टोरी डेवलप हुई तो उसमें जो पीएसजी थी वो कहीं ना कहीं एक ऑब्स्टेकल बन के आ गई। तो जहाँ एक तरफ ये स्टोरी कहीं ना कहीं डेवलप हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ जो हैरी केन के रिगार्डिंग जो कंट्रोवर्सी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, वो जाने की जिद कर रखी है। और जो डैनियल लेवी हैं जो चेयरमैन है वो कहीं ना कहीं कुछ भी करने को तैयार है उनको रोकने के लिए। बट अब कहीं ना कहीं लेटेस्ट डेवलपमेंट में जो पूरी स्टोरी है वो अपसाइड डाउन बदल चुकी है, मतलब ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। और ये लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से टॉटनहम हॉटस्पर ने एंटोनियो कॉन्टे के जो एजेंट है उनके साथ नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी है, और कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड मूव है। बाकी और बता दूं यार, जो दोनों पार्टीज़ के बीच में जो एंटोनियो कॉन्टे के एजेंट है और जो टॉटनहम हॉटस्पर के जो बीच में इस वक्त मीटिंग चल रही है उसमें कुछ पॉइंट्स को लेके इस वक्त डिबेट्स, उसमें कुछ पॉइंट्स को लेके इस वक्त नेगोशिएशन चल रही है। और जो उस पॉइंट लिस्ट में जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो कहीं ना कहीं ये बताई जा रही है कि एंटोनियो कॉन्टे ने साफ कर दिया कि वो अगर टॉटनहम हॉटस्पर की जॉब लेंगे तो वो एक ही शर्त पे लेंगे, अगर हैरी केन रुक रहे हैं, अदरवाइज नो। और इसके रिगार्डिंग जो डैनियल लेवी का स्टैंड है वो ये है कि वो कुछ भी करने को तैयार है हैरी केन को रोकने के लिए। तो हाँ, जहाँ एक तरफ डैनियल लेवी और कहीं ना कहीं जो मैनेजर है, जो भी कोई अपकमिंग मैनेजर होगा वो हैरी केन के साथ काम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ मतलब कोई भी मैनेजर सिर्फ उसी प्रोजेक्ट को लेगा जिस प्रोजेक्ट में हैरी केन है। वहीं दूसरी तरफ हैरी केन है यार, वो मान के बैठे हैं कि वो कहीं ना कहीं टॉटनहम हॉटस्पर को छोड़ने वाले हैं। तो ये काफ़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बाकी यार इसके रिगार्डिंग एक और अपडेट है, और यार इसके पीछे जो रीज़न है कि अचानक से जो एंटोनियो कॉन्टे हैं वो इतने ज़्यादा जो फेवरेट्स हैं, चाहे बैटिंग ऑड्स की बात हो या ट्रस्टेड रिपोर्ट्स की बात हो, वो अचानक से 1-2 दिन के अंदर इतने ज़्यादा फेवरेट कैसे हो गए। तो इसके पीछे यार 2 रीज़न है। सबसे पहली बात यह है कि यार जो पोचेटिनो है, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जो उन्होंने तो साफ कर दिया कि उनको पीएसजी क्विट करना है, बट पीएसजी का स्टैंड बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं स्टबर्न है कि वो मॉरिशियो पोचेटिनो को नहीं जाने देंगे, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि चाहे उनका मन हो या ना हो। और मैंने आपको यार एक अपडेट दी हुई थी कि अगर मॉरिशियो पोचेटिनो पब्लिक में आके एक स्टेटमेंट देते हैं तो हम मान सकते हैं कि वो पीएसजी को छोड़ सकते हैं, और अगर नहीं देंगे वो स्टेटमेंट तो हम ये मान लेंगे कि पीएसजी ने जो बात है वो अंदर दबा दी। और इस समय ये बताया जा रहा है कि जो पीएसजी ने बात अंदर दबा दी है। बाकी इसके रिगार्डिंग एक छोटी अपडेट और है, और वो ये है कि जो जुवेंटस के फॉर्मर स्पोर्टिंग डायरेक्टर थे फैबियो पारातीसी, कहीं ना कहीं उन्होंने पिछले कुछ दिनों में रिजाइन कर दिया था जुवेंटस से, और टॉटनहम हॉटस्पर उनके साथ भी नेगोशिएट कर रही है। तो कह सकते हैं कि जो फैबियो पारातीसी थे और एंटोनियो कॉन्टे थे वो कुछ साल पहले जुवेंटस में एक साथ काम करते थे, तो शायद से इन दोनों में से किसी एक की अपॉइंटमेंट दूसरे अपॉइंटमेंट के लिए कैटलिस्ट की तरह काम कर सकती है। बाकी ये जो दूसरा रीजन है जो एंटोनियो कॉन्टे अचानक से फेवरेट बन गए वो है उनकी अवेलेबिलिटी। अब यार आपको पता है कि मॉरिशियो पोचेटिनो के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही निकल के आ रही है कि जो पीएसजी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है, वही बात करें कंपेरेटिवली एंटोनियो कॉन्टे की, तो यार वो एक इस समय फ्री मैनेजर है। तो शायद से इस समय टॉटनहम हॉटस्पर को कहीं ना कहीं ये ज़्यादा आसान लग रहा है, ये ज़्यादा सही तरीका लग रहा है एक मैनेजर को अपॉइंट करने के लिए। और दूसरी यार ये है कि जो फुटबॉल जर्नलिस्ट हैं और काफ़ी जो मेजॉरिटी ऑफ द फुटबॉल ओपिनियंस इस समय ये मान के चल रहे हैं कि जो टॉटनहम हॉटस्पर में जो इतना बड़ा मैस क्रिएट हो रखा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस समय मॉरिशियो पोचेटिनो से ज़्यादा बेटर है एंटोनियो कॉन्टे। बाकी इसके रिगार्डिंग मेरा पर्सनल ओपिनियन, आई एम वेरी कंफ्यूज, इसलिए मैं कोई वर्डिक्ट नहीं देना चाहता। बाकी इसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके हिसाब से टॉटनहम हॉटस्पर में एंटोनियो कॉन्टे और मॉरिशियो पोचेटिनो में से कौन ज़्यादा कैपेबल है इस समय टॉटनहम हॉटस्पर को एक ट्रॉफी दिलवाने में और उनकी जो हैरी केन की सिचुएशन उसको सॉल्व करने में। बाकी यार बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, और ये रिपोर्ट और ये अपडेट आउट ऑफ द बॉक्स है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब यार मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जो रिपोर्ट्स बता रही हैं और ऑलमोस्ट कंफर्म बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स हैं कि लियोनेल मेसी ने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया है बार्सिलोना के साथ। लेकिन कहीं जो जॉन लेपोर्टा उन्होंने पब्लिक में इस चीज़ को कहा कि जो फीलिंग है उसको लेके, कॉन्ट्रैक्ट को लेके मेसी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। हाउएवर सिग्नेचर इज स्टिल मिसिंग। लेकिन यार वो जो मैंने आपको कल अपडेट दी थी वो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का एक छोटा सा पार्ट था। जो प्रोजेक्ट सामने आया है वो अब सामने आया, और उसके हिसाब से
बार्सिलोना ने मेसी को 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है सही में, यानी कि 2021 से 2031 तक। इसका मतलब ये नहीं है कि लियोनेल मेसी बार्सिलोना में खेलते रहेंगे 2031 तक, लेकिन इस प्रोजेक्ट के हिसाब से मेसी 4 साल में $206 मिलियन की सैलरी लेंगे और ये सारी सैलरी बार्सिलोना नहीं देगी। अब आपको मैं इस प्रोजेक्ट का कुछ एक्सप्लेन करूं तो टाइमलाइन के हिसाब से, तो इस प्रोजेक्ट के हिसाब से 10 साल को हम ऐसे तोड़ेंगे 4 हिस्सों में, यानी कि 2021 से 2023 तक मेसी खेलेंगे बार्सिलोना के लिए, यानी कि कल की जो अपडेट थी वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली सपोर्टेड है इस प्रोजेक्ट के साथ। उसी के बाद 2023 समर ट्रांसफर विंडो में मेसी स्विच कर लेंगे MLS में इंटर मियामी FC, जो कि डेविड बेकहम ने खरीदा हुआ है, कहीं ना कहीं उस क्लब में ट्रांसफर कर लेंगे और वहाँ पर वो 2025 तक खेलेंगे। और उसके बाद यार वो 2025 में अपना जो रिटायरमेंट है वो ले लेंगे और 2025 के बाद यार वो वापस बार्सिलोना आएंगे और 2025 से 2031 तक बार्सिलोना उनको जो क्लब का एम्बेसडर है और शायद से बिहाइंड द सीन्स जो स्पोर्टिंग पार्टनर होते हैं और शायद से कोचिंग टीम या ऐसे कुछ ऑफर दे सकती है। अब यार कहने को 2021 से 2031 तक ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये कहने को काफ़ी को लगेगा कि आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन हम इसको पर्टिकुलरली छोटे छोटे सेगमेंट से देखेंगे तो काफ़ी रिलेटेबल और काफ़ी ट्रस्टेबल लगते हैं, जहाँ मेरे को लग रहा है कि बार्सिलोना में वो रुकने वाले हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें तो ऐसा लग रहा है कि MLS में स्विच करेंगे, क्योंकि यार MLS में पैसों की कमी नहीं है। और उसके बाद यार लग रहा है कि मेसी कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि ट्रस्टेबल लग सकती है। इसके रिगार्डिंग यार आपका क्या ओपिनियन है कि क्या मेसी को बार्सिलोना के बाद अगर वो किसी क्लब में स्विच करते हैं तो वो एक MLS का होना चाहिए या फिर यूरोपियन टॉप 5 क्लब में उन्हें फिर से जो बैलन डोर और चैंपियंस लीग के लिए कम्पीट करना चाहिए? और क्या आपके हिसाब से मेसी को बार्सिलोना के बाद किसी क्लब में जाना चाहिए या फिर बार्सिलोना में अपना रिटायरमेंट करना चाहिए? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। बाकी यार बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, और ये एक शॉर्ट अपडेट है लिवरपूल से। तो यार जब से लिवरपूल का जो मिडफील्डर है जीजी वाइनाल्डम उन्होंने बार्सिलोना में स्विच करा है, अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है बट एक ऑलमोस्ट डन डील है। उसी के बाद से यार लिवरपूल उनका एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट ढूंढ रही है। पिछले कुछ दिनों से यार ये रूमर्स आ रही थी कि जो बोरुसिया मॉन्चेनग्लैडबैक के मिडफील्डर है फ्लोरियन न्यूहॉस, अगर मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो उनके साथ लिवरपूल काफ़ी स्ट्रांगली लिंक हो रही थी। बट फिर ऐसी रिपोर्ट्स आने लगी कि उन्होंने बायर्न म्यूनिख के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन कर लिया। बट अब खुद प्लेयर ने इसको पब्लिकली आके इसको स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने बायर्न म्यूनिख के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं करा है। और इसी के साथ जो लिवरपूल के रूमर्स थे उनके साथ वो कहीं ना कहीं फिर से बहुत स्ट्रांगली लिंक हो रहे हैं। अगर आपको उनकी वैल्यू की बात बताऊँ तो ट्रांसफर मार्केट के हिसाब से वो इस समय 31 मिलियन यूरोज का प्राइस टैग रखते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में उनके साथ एक 35 मिलियन यूरोज का एक रिलीज क्लॉज है। तो शायद से अगर लिवरपूल चाहे तो बाकी सारे टॉप यूरोपियन क्लब्स को रेस से हटाने के लिए ये रिलीज क्लॉज ट्रिगर कर सकती है। बाकी यार ये सब जो मैंने आपको बताया था कि इस साल लिवरपूल का जो ट्रांसफर बजट है वो थोड़ा टाइट है, लेकिन वो कुछ भी काफ़ी सारे साइन कर सकते हैं, काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, बिकॉज नेक्स्ट सीजन जर्गन क्लॉप का पूरा चांस है कि वो प्रीमियर लीग में फिर से मैनचेस्टर सिटी को टक्कर देंगे। तो यार मान सकते हैं कि इस समय EPL में जो टॉप 6 क्लब हैं, टॉटनम को छोड़ के बाकी सारे क्लब अच्छे खासे तरीके से ट्रांसफर मार्केट में इस समय एक्टिव हैं। बाकी यार बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट से, वो है रोनाल्ड कोएमन से। तो यार पिछले कुछ 3-4 वीडियो पहले यार मैंने आपको अपडेट दी थी कि एक हफ्ते पहले रोनाल्ड कोएमन और जो जॉन लेपोर्टा के प्रेसिडेंट हैं उनके बीच एक अल्टीमेट मीटिंग हुई है, जिसमें डिसाइड होना था कि क्या इस सीजन रोनाल्ड कोएमन बार्सिलोना के मैनेजर रहेंगे या नहीं रहेंगे। बाकी यार अब उसके रिगार्डिंग जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि जो रोनाल्ड कोएमन के एजेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि आने वाले 1-2 दिन या फिर इस वीक के एंड तक हमें बार्सिलोना से ऑफिशियल अनाउंसमेंट मिल जाएगी कि एक सीजन और के लिए बार्सिलोना में मैनेजर रहने वाले रोनाल्ड कोएमन। पर रिपोर्ट के हिसाब से यार ये है कि ये जो सारा सिचुएशन है इसमें रोनाल्ड कोएमन ने कभी भी बार्सिलोना को छोड़ने का नहीं सोचा था। इट वाज ऑल फ्रॉम जॉन लेपोर्टा। और हाँ यार इसको बार्सिलोना के मैनेजर खुद ने कन्फेस करा था कि उनका बार्सिलोना छोड़ने का कोई प्लान नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट को अपना पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रिस्पेक्ट करते हैं। और जो जॉन लेपोर्टा है वही डिसअपॉइंट थे रोनाल्ड कोएमन से, जो उन्होंने लास्ट में जाके जो बार्सिलोना का जो ला लीगा की होप्स थे कहीं ना कहीं उसको बॉटल किया था। तो ये सारी सिचुएशन या सारी जॉन लेपोर्टा थी, बट अब कहीं ना कहीं इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है कि एक सीजन और रोनाल्ड कोएमन को दिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग यार मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि शायद से ये सही डिसीजन होगा, क्योंकि यार टेक्निकली ये ट्रांसफर विंडो एक हमने देखा था जब रोनाल्ड कोएमन ने अपना एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने उसमें एक स्टेटमेंट दी थी कि जो बार्सिलोना मैं चाहता हूं कि मेरे हिसाब से कम्पीट करे वो बार्सिलोना मेरे सामने अभी है ही नहीं। अभी तक मेरे हिसाब से सिर्फ एक प्लेयर लिया गया और वो है सर्जिनो डेस्ट, इसलिए मेरे को कम से कम एक ट्रांसफर विंडो तो और मिलनी चाहिए जो मैं अपनी बार्सिलोना खुद बनाऊं और उसके बाद मेरे एक सीजन को जज करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब वो ट्रांसफर विंडो आ चुकी है और हम मान सकते हैं कि हाँ भाई उनका जो डच नेशनैलिटी का जो एक फैक्टर था जहाँ पे हमने देखा मेम्फिस डिपाय आने वाले दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं अपनी साइनिंग, उसके बाद जो एरिक गार्सिया है, उसके बाद जो हमारे जीजी वाइनाल्डम है, तो ये कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं जो रिक्रूटमेंट है वो उनके हिसाब से हुई।
हुई है और हमें एक सीजन और देना चाहिए। इसके रिगार्डिंग यार आपका क्या ओपिनियन है? बाकी यार एक चीज और मैं कहूंगा कि रोनाल्ड कोएमन इज अ गुड मैनेजर अंटिल वो जो क्रूशियल मोमेंट्स पे और एक मिड टेबल टीम के साथ वो बॉटल करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं उनको उनकी जॉब को खा जाएगा। बाकी बात करते हैं यार नेक्स्ट अपडेट की, और ये अपडेट भी ला लीगा से। तो यार अब हमें जब कंफर्म हो गया है कि जो रियल मैड्रिड के नए मैनेजर है कार्लो एंसेलोटी, जो 6 साल बाद फिर से रियल मैड्रिड में वापस आए, तो उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज को एड्रेस किया है। यहाँ पे बड़े बड़े जो लेजेंड है रियल मैड्रिड के उनको उन्होंने एड्रेस किया, चाहे वो सर्जियो रैमोस हो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो और वो मार्सेलो हो। तो इसके रिगार्डिंग यार रैमोस के रिगार्डिंग उन्होंने ये अपडेट दिया है कि क्योंकि वो जस्ट अभी क्लब में आए हैं तो उनको सारी जो डिटेल है, सारी जो कंट्रोवर्सी है, सारी स्टोरी के बारे में अभी कुछ नहीं पता। एक बार उनको स्टोरी पता चल जाएगी तो वो इसके बारे में अपना क्लब को इनपुट दे सकते हैं और अपना ओपिनियन बताएंगे। इसके रिगार्डिंग वो कुछ नहीं कर सकते, ये मैं मान के बैठा हूँ, क्योंकि यार जो सिचुएशन है सर्जियो रैमोस के हिसाब से वो ना ही प्लेइंग टाइम पे रिगार्डिंग है, ना ही वो मैनेजर के साथ कोई इशू है, ना ही वो उनके फॉर्मेशन के साथ या परफॉर्मेंस के साथ है। वो है उनके कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, यानी पैसों का खेल है, और पैसों के खेल में मैड्रिड का जो मैनेजर है वो कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे हिसाब से रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि जो कार्लो एंसेलोटी पब्लिक में आके कह रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कोई चेंज होने वाला है, और हम मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंफर्म है कि सर्जियो रैमोस इस सीजन रियल मैड्रिड छोड़ सकते हैं। बाकी एक दो प्लेयर और दो तीन प्लेयर्स के बारे में और डिस्कस करा, वो है इसको, मार्सेलो और गैरेथ बेल। या मैंने आपको कल की अपडेट में गैरेथ बेल के बारे में बताया था कि क्योंकि गैरेथ बेल के जो बेस्ट मोमेंट्स थे और जो उनका बेस्ट फुटबॉल था वो कार्लो एंसेलोटी के अंदर हमने देखा था। तो एक बार फिर से कार्लो एंसेलोटी ने इसको एम्फसाइज किया है कि इसको, मार्सेलो और गैरेथ बेल को एक बार वो फिर से चांस दे रहे हैं अपना करियर रिवाइव करने के। और हमने देखा था यार ज़िनेदिन ज़िदान के अंडर कहीं ना कहीं ये तीनों का जो करियर था वो कहीं ना कहीं खत्म लग रहा था। ऐसा नहीं था कि उनके अंडर वो इनको प्रेफरेंस नहीं देते थे। हमने देखा था जो 3 चैंपियंस लीग उन्होंने जीती थी उनमें इन तीनों ही प्लेयर्स का काफ़ी ज़्यादा रोल था। लेकिन इस सीज़न हमने देखा था जो ज़िनेदिन का लास्ट सीज़न था उसमें हमने देखा था कि यार ये तीनों प्लेयर्स मिनिमम खेल रहे थे। गैरेथ बेल तो खैर थे ही नहीं क्लब में, बट जब वो थे तब वो बढ़िया आराम से तकिया लगा के सो रहे थे। लेकिन इसको और मार्सेलो वो भी जो पैकिंग ऑर्डर है, जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, उसमें काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गए थे। तो अब कार्लो एंसेलोटी ने इस पर एम्फसाइज किया है कि वो जो ओल्ड गार्जियन थे रियल मैड्रिड के वो एक बार फिर से उन पे अकाउंट करने वाले हैं। मेरे हिसाब से ये उनके बेनिफिट में भी जा सकता है और एक कॉन्सिक्वेंस में भी जा सकता है। बेनिफिट में इसलिए कि यार ऑब्वियसली वो लेजेंड है और कहीं ना कहीं इवन दो इतना नहीं खेले लेकिन सबको पता है यार वो किस कैपेबल है और उनकी जो क्वालिटी वो अनक्वेश्चनेबल है। कॉन्स में इसलिए जा सकता है क्योंकि जो रियल मैड्रिड का यार जो स्ट्रक्चर है ना इस समय वो कहीं ना कहीं यंगस्टर्स के साथ में है, और कहीं ना कहीं अगर ये लेजेंड्स अगर फिर से आ जाएंगे तो जो यंगस्टर्स का प्लेइंग टाइम है वो कहीं ना कहीं छीन लिया जाएगा। जहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ईडर मिलिटाओ है, नाचो फर्नांडिस हैं, मार्को एसेंसियो, विनीसियस जूनियर, कहीं ना कहीं ये सारे प्लेयर्स इस समय डेवलप्ड हो रहे हैं और एक वर्ल्ड क्लास टैलेंट बनने के रखते हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। लेकिन यार सबसे बड़ा हॉट टॉपिक था इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो था क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिगार्डिंग, और उन्होंने रोनाल्डो के रिगार्डिंग यार ये अपडेट दिया है कि उनका जो रोनाल्डो के साथ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं एक पिच परफेक्ट है और वो ही वुड लव टू वर्क विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगेन। लेकिन इसके रिगार्डिंग यार उन्होंने एक और अपडेट दिया और उन्होंने कहा कि इस समय रोनाल्डो के रिगार्डिंग बात करना सही नहीं होगा क्योंकि वो इस समय जुवेंटस के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है। अब इसके रिगार्डिंग यार ऐसा कोई एविडेंस नहीं है या फिर ऐसा कोई कॉन्क्रीट उन्होंने अपडेट नहीं दिया है, लेकिन ये वो तब एक पब्लिक स्टेटमेंट दे रहे हैं जब उनके जो प्रेसिडेंट है फ्लोरेंटिनो पेरेज वो एक इंटरव्यू में आके स्टेटमेंट देते हैं कि जो रोनाल्डो के रिगार्डिंग जो रियूनियन है वो सारा जो बखेड़ा है, सारा न्यूज़ है, रूमर्स है, वो रोनाल्डो की तरफ से ही आ रहा है, हमारी तरफ से कोई ऐसी बातें नहीं है। लेकिन एक सच ये भी है कि उस स्टेटमेंट के बाद भी रियल मैड्रिड के अंदर से ये न्यूज़ आ रही है कि रोनाल्डो को पॉसिबली रियूनियन हो सकता है। और पर्सनल ओपिनियन में यार मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि रोनाल्डो को साइन करने के लिए एक दिक्कत क्या है। लाइक व्हाट्स द प्रॉब्लम इन साइनिंग रोनाल्डो? रियल मैड्रिड को उनकी जरूरत नहीं है भाई, बिल्कुल जरूरत है रियल मैड्रिड को उनकी। लेकिन यार सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि शायद से रोनाल्डो और रियल मैड्रिड का रियूनियन कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि रियल मैड्रिड का जो एम्बापे को लेके ऑब्सेशन है वो किस कंक्लूजन पे पहुंचेगा। और इस समर ट्रांसफर विंडो में हम देख लेंगे हर कि एम्बापे रियल मैड्रिड में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। बाकी मेरे ख्याल से तो पीएसजी, रियल मैड्रिड, एम्बापे, रोनाल्डो ये सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे। इसके रिगार्डिंग यार आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि रोनाल्डो को पीएसजी, मैनचेस्टर यूनाइटेड या रियल मैड्रिड में से किस क्लब में जाना चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं। बाकी यार बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की ट्रांसफर प्लान के रिगार्डिंग। तो यार पिछले कुछ टाइम से हम सुन रहे थे कि शायद से मैनचेस्टर यूनाइटेड जो एथलेटिको मैड्रिड के राइट बैक है किरियन ट्रिपियर उनके लिए एक इंक्वायरी कर सकते हैं। बट यार अब ट्रस्टेड रिपोर्ट से ऑफिशियली कंफर्म हुआ है कि जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो बोर्ड रूम है बिहाइंड द सीन उन्होंने जो एक प्रोसेस होता है उसको बिगिन कर दिया है फॉर्मली किरियन ट्रिपियर को साइन करने के लिए। और साइन किया जा रहा है इसलिए जिससे वो एरन वन-बिसाका को राइट बैक की पोजीशन पे कंपटीशन दे सकते हैं। और ये कंपटीशन सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम में ही नहीं है बल्कि इंग्लैंड क्लब में भी, जहाँ पे हमने देखा कि यूरोपियन 2020 चैंपियनशिप में किरियन ट्रिपियर को अंदर किया गया और एरन वन-बिसाका को बाहर किया गया जो इंग्लैंड मैनेजर की तरफ से।
तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसके रिगार्डिंग हमें बहुत जल्दी एक अपडेट मिल सकती है किरण ट्रिपियर के रिगार्डिंग जो एथलेटिको मैड्रिड का जो स्टैंड है और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कौन सा ट्रांसफर बिड करा है। जो प्राइस टैग है उसकी यार अभी तक पब्लिक डिस्क्लोज नहीं हुई है, बट जैसी हो जाएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इसी के साथ यार 2 प्लेयर ऐसे और है जिसके रिगार्डिंग हम आने वाले टाइम में देख सकते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर्मली बिड कर सकती है, और पहला है राफेल वरान और दूसरा जेडन सैंचो। जेडन सैंचो के रिगार्डिंग या डॉर्टमुंड का स्टैंड साफ है कि मोटा पैसा लाओ और ले जाओ, और राफेल वरान के रिगार्डिंग सिचुएशन ये है कि अभी कार्लो एंसेलोटी आए हैं, वो शायद से एनालाइज करेंगे और वो बताएंगे कि उनके विजन में है नहीं है। अब यार सबको पता है कि राफेल वरान और सर्जियो रैमोस 2 ऐसे प्लेयर हैं जो हर एक कोच के प्रोजेक्ट में इंक्लूड होंगे, लेकिन यहाँ पे मेरे को लगता है कि मिनिमम इम्पैक्ट होगा कार्लो एंसेलोटी का, और उसके पीछे रीजन ये है कि अगेन राफेल वरान की जो सिचुएशन है वो ना ही प्लेइंग टाइम से है, ना ही वो उनकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, ना ही वो उनकी किसी मैनेजर के साथ इशू की है, बल्कि वो पैसों का और कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन का है, और ऐसे मामलों में मैनेजर का लिटिल से होता है। और साथ ही यार मैंने आपको बताया था कि सेंटर बैक की सिचुएशन में रियल मैड्रिड इस समय काफी ज्यादा काम है। डेविड आलाबा साइन कर लिया, नाचो फर्नांडिस फॉर्म में, इडा मिलिटाओ फॉर्म में, और ऐसे टाइम में जब 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचता है राफेल वरान का तो वो 100% श्योर होते हैं कि वो उन पे कैश इन करने वाले हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग यार आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। बाकी यार बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, और ये अपडेट है प्रीमियर लीग से। तो ये जो प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन का जो अवार्ड होता है उसकी नॉमिनीज हमारे सामने आ गई, और वो नॉमिनीज हैं, पहला आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, केविन डी ब्रुयने, रूबन डियास, जैक ग्रिलिश, ब्रूनो फर्नांडिस, हैरी केन, मेसन माउंट, मोहम्मद साला और थॉमस सूचेक। तो इसके आपके हिसाब से इस जो प्लेयर ऑफ द सीजन का जो अवार्ड है वो किसको मिलना चाहिए? मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो रूबन डियास को मिलना चाहिए, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी में जब से वो आए हैं उनका जो इम्पैक्ट है वो इंस्टेंट है और काफी ज्यादा सॉलिड है, और दिखता भी है यार जैसे ब्रूनो फर्नांडिस का मैनचेस्टर यूनाइटेड में। लेकिन मेरे हिसाब से इस सीजन वो रूबन डियास होने चाहिए फॉर श्योर। बाकी आप मुझे अपना ओपिनियन बता सकते हैं। बात करते हैं अभी नेक्स्ट अपडेट की और इस वीडियो के लास्ट अपडेट की, और ये है इंटरनेशनल के सुपरस्टार स्ट्राइकर रोमेलो लुकाकू से। या मैंने आपको अपनी कल की वीडियो में बताया था कि चेल्सी के जो ओनर हैं वो पर्सनली चाहते हैं कि चेल्सी रोमेलो लुकाकू के एक ट्रांसफर बिड करे, और कहीं ना कहीं वो आने वाले टाइम में 70 से 100 मिलियन का एक ट्रांसफर बिड डाल सकते थे। लेकिन लुकाकू ने खुद इसको कंफर्म किया एक पब्लिक स्टेटमेंट में कि वो इस सीजन इंटरनेशनल को छोड़ के नहीं जाने वाले। और यार मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में भी एक अपडेट दिया था कि जो इंटर के नए मैनेजर है इंजागी, उन्होंने रोमेलो लुकाकू को पर्सनली कॉल करके ये बताया है कि वो उनके प्रोजेक्ट में और इंटर मिलान रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उनके कपड़े बिक जाए, छत बिक जाए, ओनर बिक जाए, लेकिन लुकाकू नहीं बिकने वाला। बट ऐसा चांस लग रहा था कि शायद से जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है उसको देखते हुए अगर चेल्सी एक छप्पड़ फाड़ ऑफर दे दे तो शायद से रोमेलो लुकाकू को वहां से निकाला जा सकता है, बट ऐसा नहीं होने वाला। लुकाकू यहीं रहने वाले हैं, और ये यार एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ट्रांसफर ब्लो है चेल्सी के लिए, क्योंकि यार चेल्सी की स्ट्राइकर वाली पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पे वो एक एवरेज साइनिंग नहीं करना चाहते बल्कि एक मेगा साइनिंग करने वाले हैं। और जब मेगा साइनिंग यार मैं बोल रहा हूँ तो इसके हिसाब से ज़्यादा प्लेयर नहीं है, बल्कि वो लेवेंडोव्स्की हो सकते हैं, वो हैरी केन हो सकते हैं, या फिर वो अर्लिंग ब्रॉट हालैंड हो सकते हैं। तो ये 3 प्लेयर आते हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना है कि एक्चुअली में चेल्सी किसके लिए जाने वाली, क्योंकि ट्रांसफर प्रायोरिटी में सबसे बड़ी प्रायोरिटी एक स्ट्राइकर की है, और हम आने वाले टाइम में देखेंगे कि शायद से चेल्सी एक मेगा मनी जो साइनिंग है वो कर सकती है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये होगा कि वो कौन सा प्लेयर होगा। बाकी यार यही थी इस वीडियो की सारी अपडेट्स। अगर किसी अपडेट के रिगार्डिंग आपका कोई ओपिनियन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। बाकी यार पिछले कुछ दिनों में आपका जो सपोर्ट रहा इस चैनल पे वो काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग है, एंड आई होप मैं इसी तरह से जो कंटेंट है वो कंटिन्यू रखूंगा और कंसिस्टेंटली रखूंगा इस चैनल पे। बाकी आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।